हेलो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम में चलिए ये नेक्स्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमें मिलते हैं और ये अभी हम जो एग्जांपल करेंगे इसको समझने के लिए मगर आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नंबर वन, बॉक्स ऑफ एक्स जिसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर ये दोनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है आपको ये वाले दो एग्जाम्पल जो मैं अभी समझाने वाला हूँ और ये जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ ये समझ में ना आए। तो अगर आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर नहीं है तो पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, फिर उसके बाद इसके बारे में इस एग्जाम्पल को, इस थ्योरम को, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो बॉक्स ऑफ एक्स होता है इसके और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँ तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शॉर्ट में बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू एक्स। और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कोई भी नंबर जो होता है एक्स वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एक्स इज इक्वल टू होता है बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर हमें पूरी जानकारी चाहिए तो इसके लिए एक फंक्शन वाले टॉपिक में जो वीडियो है मैंने इसमें डाले हुए हैं। अगर आप फंक्शन वाला टॉपिक देखेंगे, फंक्शन वाले टॉपिक में ये पूरी डिटेल में मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स को। तो अभी फिलहाल मैं ये मान के कि आपको इसके बारे में जानकारी है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ, आपको ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। इस टाइप के एग्जाम्पल हमें कुछ देखने को मिलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। ये बोर्ड लेवल का नहीं है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ये मेंस या एडवांस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें इसमें बोला है 7 प्लस 4√3 पावर n। इसमें जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर है। n इसमें नेचुरल नंबर है, मेंशन किया नहीं था मैंने यहाँ पे, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। चलिए 7 प्लस 4√3 पावर n, इसे हमें बोला गया है i के इक्वल है, यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 7 प्लस 4√3 पावर n का उसे i, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे f के इक्वल लिखा गया है। और इसको यूज करके हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज ये प्रूव करना है कि आई जो है हमारा वो ऑड इंटीजर होगा। एन की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे एन 5 हो, एन की वैल्यू 6 हो, एन की वैल्यू 10 हो, इवन हो, ऑड हो, बहुत बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आई है हमारा हमें प्रूव करना है, पहली चीज वो हमेशा ऑड इंटीजर रहेगा। दूसरी चीज हमें इसमें प्रूव करनी है आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, अब इस टाइप के एग्जाम्पल को कैसे किया जाता है देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है 7 प्लस 4√3 पावर n। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो i के इक्वल है, और 7 प्लस 4√3 पावर n इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो f के इक्वल है। वैसे तो किसी भी नंबर का हम फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 भी हो सकती है जब x इंटीजर हो, जब x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसका 0 होता है। मगर यहाँ पे 7 प्लस 4√3 पावर n में जब आप इसकी n की कोई भी इंटीजर वैल्यू लोगे तो 7 प्लस 4√3 पावर n जो है वो कभी भी कंप्लीट इंटीजर, परफेक्ट इंटीजर नहीं बन सकता। आप इसका स्केयर करो, 7 प्लस 4√3 पावर n का क्यूब करो, पावर 4 करो, कुछ भी करो, ये वैल्यू 7 प्लस 4√3 पावर n कभी भी कंप्लीट इंटीजर नहीं होगी। इसमें इरेशनल पार्ट, √3 वाला पार्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप कोई भी इंटीजर पावर करके देख सकते हैं। इसीलिए इसमें जो f है उसको मैं लिख रहा हूँ f लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 0 एंड 1। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा 0 से 1 ओपन इंटरवल में लाई करेगा। यहाँ पर इक्वल टू 0 मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, एक ये एक्सपेंशन जो हमारे पास है 7 प्लस 4√3 पावर n, मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर होता है x उसे हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। किसी भी नंबर का बॉक्स और उसका फ्रैक्शनल पार्ट हम ऐड करें तो वो x के इक्वल, उस नंबर के इक्वल आता है। तो इसका मतलब हुआ कि 7 प्लस 4√3 पावर n जो है
ये इसके बॉक्स और इसके फ्रैक्शनल पार्ट दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ आई प्लस एफ, ये हमारा आई प्लस एफ के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक और चीज, इसको आई और एफ को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और रिलेशन अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि जो हमारा 7 - 4√3 पावर n होगा, 7 - 4√3 पावर n, इसे मैं मान लेता हूं कि एफ डैश के इक्वल है। और इसको मैंने सिर्फ एफ डैश के इक्वल क्यों लिखा, इसको मैंने आई डैश प्लस एफ डैश क्यों नहीं लिखा, उसका भी कारण है। देखिए, जो 7 और 4√3, इन दोनों में से सबसे पहले तो देखिए 7 और 4√3 में से कौन बड़ा है। 7 और 4√3 में से 7 बड़ा है। कैसे डिसाइड होगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, ठीक है, और 4√3 का अगर आप स्क्वायर करके देख लीजिए तो 48 आ रहा है। तो देखिए 7 का स्क्वायर बड़ा है, 4√3 का स्क्वायर छोटा है। इस तरह से हम बता सकते हैं बिना इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट किए कि 7 जो है 4√3 से बड़ा होगा। ये मैं बड़ा छोटा क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें जो एक्सपेंशन खोलना है, इसको भी एक खोल के लिखेंगे और इसको भी खोल के लिखेंगे, दोनों को मैं भी एक्सपेंड करूंगा। मगर इनको एक्सपेंड करने से पहले दोनों में ये ध्यान रखना है कि जो बड़े वाली टर्म है वो आगे रखनी है। 7 + 4√3 को 4√3 + 7 भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाले में कोई समस्या नहीं है, a + b लिखो या b + a लिखो। मगर यहाँ पर जो हमारे पास माइनस वाली एक्सपेंशन है वो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं। तो उसमें 7 - 4√3 लेना है या 4 - 7√3 लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा। इसके लिए हमें, मैंने आपको बताया कि बड़े वाली टर्म आगे रखनी है ताकि ये जो बेस में है ये पॉजिटिव रहे। मैं चाहता हूँ कि ये जो बेस के अंदर जो हमने पावर n के अंदर यहाँ पे लिया है ये पॉजिटिव रहे। तो इसके लिए मुझे पहले देखना पड़ा कि 7 बड़ा है 4√3 से, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है, 7 - 4√3 पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे 7 - 4√3 की जगह, अगर यहाँ 7 + 4√3 की जगह कोई और नंबर होता, मान लो 4√5 होता, तो 4√5 की जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी होती। तो उस केस में मैं 4√5 को आगे और 7 को पीछे लिख के एक्सपेंशन नया वाला लिखता, जो उसमें इरेशनल पार्ट जो होता बड़ा होता तो वो आगे लिख के फिर मैं एफ डैश लिखता। अब यहाँ पे 7 - 4√3 लिखा है। अब 7 और 4√3 का जो डिफरेंस है आप वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर ये नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका जो इसकी कोई भी मैं अगर इंटीजर पावर करूंगा, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर या उसका क्यूब या उसकी पावर 4 करोगे तो वो और छोटा होता जाएगा और वो भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ये 7 - 4√3 पावर n की जो वैल्यू है ये भी हमारी 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहने का मतलब हमारा एफ डैश वो 0 से 1 ओपन इंटरवल के बीच में रहेगा। देखिए हमारा जो एफ था वो भी 0 से 1 के बीच में था और एफ डैश भी ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में है। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब इसके बाद आगे का काम क्या रहेगा। देखिए हमने ये आई लिखा था जो बॉक्स, और इसका फ्रैक्शन पार्ट, इन दोनों का सम लिखा हमने आई प्लस एफ। तो x प्लस बॉक्स ऑफ x को हम x लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 7 + 4√3 पावर n को हमने लिखा i प्लस एफ। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो i प्लस एफ था वो था हमारा 7 + 4√3 पावर n, और इसी तरह से एफ डैश जो था वो था हमारा 7 - 4√3 पावर n। अब देखिए अगर हम दोनों का एक्सपेंशन लिखें, दोनों को खोल के लिखें, तो पहले एक्सपेंशन में मिलेगा NC0 7 पावर n प्लस NC1 7 पावर n - 1 4√3। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा NC2 7 पावर n - 2 4√3 का स्क्वायर, और इसी तरह से चलते जाए तो लास्ट टर्म हमारे पास आनी चाहिए NCn 4√3 पावर n। ये हमें एक्सपेंशन मिलेगा इसको खोलने पर। अब जो सेकंड वाला एक्सपेंशन है इसमें देखो ये ऐसा समझो x + y पावर n है, और नेक्स्ट सेकंड वाला जो है वो x - y पावर n है।
तो x प्लस वाई पावर n और x माइनस वाई पावर n के एक्सपेंशन में जो टर्म्स है वो सारी सेम आती हैं, बस फर्क ये होता है x प्लस वाई पावर n में सारी टर्म पॉजिटिव होती हैं और x माइनस वाई पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें टर्म्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आती है। तो NC0 7 पावर n फिर माइनस NC1 7 पावर n माइनस 1 4√3। नेक्स्ट हमारा टर्म पॉजिटिव होगा NCn 7 पावर n माइनस 2 सॉरी NC2 है यहाँ पे 7 पावर n माइनस 2 4√3 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में 4√3 का क्यूब आएगा, वो नेगेटिव टर्म आएगी और लास्ट वाली टर्म डिपेंड करेगा n के ऊपर, इवन है या ऑड है, क्योंकि यहाँ माइनस 4√3 पावर n होगा। अगर n इवन होगा तो लास्ट टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, n ऑड होगा तो लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगी, मगर इस केस में यहाँ पे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इन दोनों एक्सपेंशन को लिख लिया। इन दोनों एक्सपेंशन को लिखने के बाद क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट, को ये एक चीज करनी है और उसका डिसीजन कैसे लेना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। उसका डिसीजन इस तरह से लेना है कि आपको सोचना है कि इन दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, क्या करने से इर्रेशनल टर्म्स खत्म होंगी राइट हैंड साइड में। मैंने बोला ये ध्यान रखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट में से क्या करने पर ये जो राइट हैंड साइड है उसमें जो इर्रेशनल टर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे। अब देखो यहाँ इस एक्सपेंशन में ये वाली टर्म हमारी रैशनल है पहली, दूसरी है इर्रेशनल क्योंकि इसमें 4√3 की पावर 1 आएगा। नेक्स्ट टर्म होगी रैशनल क्योंकि 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे नेक्स्ट होगी इर्रेशनल। ठीक है, अब सोचिए कि इन दोनों को ऐड करने से इर्रेशनल टर्म खत्म होगी या सब्ट्रैक्ट करने से। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेकंड टर्म इर्रेशनल है, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव और सेकंड वाले में नेगेटिव है। फोर्थ टर्म इर्रेशनल है जो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है, तो इन दोनों को ऐड करने से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो चलिए i प्लस एफ में एफ डैश ऐड कर देते हैं, i प्लस एफ डैश, यहाँ से इसको लिख लिया मैंने ऐड करके। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2 टाइम्स NC0 7 पावर n प्लस 2 टाइम्स NC2, वो 2 मैंने कॉमन निकाल के बाहर लिख लिया, 7 पावर n माइनस 2 4√3 का स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह से जहां पर भी जो भी इवन पावर वाली टर्म होंगी 4√3 की सी पावर 2 4 6 8 वो टर्म बचेंगी और पावर 1 3 5 7 वाली टर्म जो है वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये वाला एक्सपेंशन जो है इसको ध्यान से देखो। इसमें अभी आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें 4√3 की पावर जहां पर भी आगे भी दिखेगी वो इवन ही होगी, मतलब यहाँ पे √3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आएंगी राइट हैंड साइड में वो सभी की सभी इंटीजर टर्म्स आएंगी, वो इंटीजर वैल्यू टर्म्स आएंगी। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड जो है वो हमारी इंटीजर है और साथ में बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी है। देखो NC0 NC2 NC4 NCR की वैल्यू तो हमें पता है कि हमेशा इंटीजर ही होगी, ये फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। अब 7 पावर n माइनस 2 4√3 का स्क्वायर 4√3 की पावर 4 4√3 की पावर 6 वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही देंगे। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो उसको मैं 2k लिख रहा हूँ, जिसमें k एक इंटीजर है। k मैंने क्या लिखा है, इस एक्सप्रेशन को k लिखा है और k एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, k हमारा इंटीजर है। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में था i प्लस एफ डैश, इसमें i जो था वो था बॉक्स ऑफ x। किसी भी नंबर का जो बॉक्स होता है, बॉक्स i की वैल्यू हमारे पास थी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 प्लस 4√3 पावर n बॉक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था। किसी भी नंबर का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो वो वैल्यू हमेशा इंटीजर में आएगी, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नंबर भी इंटीजर ही होगा। अब देखिए ये भी 2k भी हमारा इवन इंटीजर है और ये i भी इंटीजर है, तो इसका मतलब श्योर है ये जो f प्लस एफ डैश है, सॉरी इसमें एफ डैश लिखना था, ये f प्लस एफ डैश सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले सकता है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। f प्लस एफ डैश मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि अगर f प्लस एफ डैश इंटीजर नहीं होगा तो लेफ्ट साइड जो है आपकी नॉन इंटीजर और राइट साइड इंटीजर हो जाएगी, तो वो इक्वल नहीं हो पाएंगे।
अब अगर f प्लस एफ डैश की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकती है तो वो क्या हो सकती है ये भी देखते हैं। तो इसके लिए देखिए f की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 1 के बीच में। ये देखिए प्रीवियस पेज पे हमने देखा f की वैल्यू 0 से 1 ओपन इंटरवल में लाई कर रही है। f डैश की वैल्यू भी ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अगर f और f डैश दोनों के दोनों 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे तो इस तरह से हमारा f प्लस एफ डैश हमें पता चलेगा। इन इक्वलिटीज को ऐड करने पर ये f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में लाई करेगा और वो भी ओपन इंटरवल। तो f प्लस एफ डैश हमारा 0 से 2 ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है और ये भी पता है कि f प्लस एफ डैश हमेशा क्या होगा, इंटीजर। तो इसका मतलब हुआ कि f प्लस एफ डैश की सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी और वो वैल्यू होगी 1 और कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। तो देखिए अगर f प्लस एफ डैश हमारा 1 है तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो हमें i प्लस इस रिलेशन से देखिए क्या मिल रहा है, i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2k था। तो यहाँ पे i प्लस एफ डैश अगर 2k के इक्वल था और हमने अभी अभी देखा कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकती है। तो इसे अगर मैं 1 रखूं तो i की वैल्यू देखिए हमें क्या मिलेगी, 2k माइनस 1। दैट इज हम ये बोल सकते हैं i इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, 2k माइनस 1 या 2k प्लस 1 का मतलब क्या होता है, ऑड इंटीजर। 2k जो यूज किया जाता है 2k का मतलब 2 का मल्टीपल, तो ये 2k 2 का मल्टीपल है और उसमें से माइनस 1 या प्लस 1 कर दें तो हमेशा ऑड वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब i इज ऑलवेज ऑड इंटीजर। तो देखिए हमने पहली चीज क्या प्रूव करनी थी कि i हमारा ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए ये i था हमारा 7 प्लस 4√3 पावर n और इसकी हमने वैल्यू प्रूव कर दी है कि ये ऑड इंटीजर होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना था i प्लस एफ इंटू आई 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना था i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1। इसके लिए देखिए i प्लस एफ का मतलब क्या है, i प्लस एफ तो हमारा ये था 7 प्लस 4√3 पावर n, 7 प्लस 4√3 पावर n। ये हमारा i प्लस एफ था और यहाँ पर 1 माइनस एफ, 1 माइनस एफ क्या होगा, देखो यहाँ से i प्लस एफ इज इक्वल एफ प्लस एफ डैश 1 है तो यहाँ से एफ डैश की वैल्यू लिख सकते हो 1 माइनस एफ। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये है हमारी एफ डैश और एफ डैश हमने लिया हुआ है 7 माइनस 4√3 पावर n को। तो लीजिए काम खत्म हो गया, इसमें पावर n ऊपर कर ले और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो हमें मिल जाएगा ये 49 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 1। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए तो इस तरह से हमें जब भी इस टाइप का एग्जांपल मिले यहाँ पे अगर हमें इस तरह का एक रैशनल और एक इरेशनल टर्म थी, पावर n दिया हुआ है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i और फ्रैक्शनल पार्ट f दिया हुआ है, तो हमें i के बारे में पूछा जा सकता है कि वो ऑड होगा या इवन। इस केस में तो देखिए n के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही वैल्यू, n हमारा जो n है यहाँ पे जो पावर है हमारी n i प्लस एफ की, सॉरी 7 प्लस 4√3 की, ये n इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा आंसर ये ऑड ही आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह का एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए उसमें थोड़ा डिफरेंट है, इस वाले एग्जांपल से थोड़ा चेंज है। चलिए ये एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए अब हमें दिया हुआ है 5√5 प्लस 11 पावर n, ये i के इक्वल दिया हुआ है और इसी तरह से इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमें f दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, देखिए इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में ये कहा है कि जब n इवन होगा तब प्रूव करना है कि i ऑड है और जब n ऑड होगा उस केस में प्रूव करना है कि i की वैल्यू इवन है। मतलब इस केस में जो i है हमारा वो सीधा हम इवन या ऑड नहीं बोल रहे,
इसमें आई की वैल्यू कहा रहा है कि एन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर एन इवन हुआ तो आई की वैल्यू ऑड, और एन अगर ऑड हुआ तो आई की वैल्यू इवन। इसी तरह से एन इवन और ऑड के अकॉर्डिंग ये आई प्लस एफ इंटू वन माइनस एफ की वैल्यू प्रूव करनी है 4 पावर एन, और यहाँ पर आई प्लस एफ इंटू एफ की वैल्यू प्रूव करनी है 4 पावर एन। तो करने का तरीका स्टार्टिंग सब सेम है जैसे भी पिछले एग्जाम्पल में की थी। तो इसमें देखिए हमारा जो 5√5 प्लस 11 पावर एन, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमें आई दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 5√5 प्लस 11 पावर एन का, वो हमें दिया हुआ है एफ। तो यहाँ पर ये जो एफ है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये सिंबल मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, इसको सही कर देता हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल इस तरह से रहता है। अब हमें पता है कि ये जो अंदर नंबर है 5√5 प्लस 11 पावर एन, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर जो वैल्यू है ये कभी भी इंटीजर नहीं बन सकते। आप 5√5 प्लस 11 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी पावर करें, तो इसमें 5√5 खत्म नहीं होगा, वो बचा रहेगा। तो इसलिए ये नंबर इरेशनल ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी भी इंटीजर नहीं आएगी। तो इसलिए एफ के बारे में वही सेम बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम वही सेम चीज एक बार और, ये जो 5√5 माइनस 11 लो, अब देखो इसमें 5√5 जो है ये बड़ा है 11 से। 5√5 11 से बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 125, और अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो 5√5 अब जो इरेशनल पार्ट है वो हमारा बड़ा है। तो जो एफ डैश हम लिखते हैं, एफ डैश हम किसको लिखते हैं? यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लेके उसकी पावर 5√5 माइनस 11 पावर एन, इसका जो वैल्यू है इसे हम एफ लिखते हैं, एफ डैश लिखते हैं। अब यहाँ पे जो 5√5 माइनस 11 है, इसकी भी वैल्यू आप देख सकते हैं 11 और 12 के बीच में आएगी। तो ये नंबर 11 से बड़ा तो है मगर 12 से छोटा भी है। तो ये जो नंबर, क्योंकि इसका 12 का स्क्वायर आप देख सकते हैं वो आता है 144, तो 5√5 12 से छोटा है। तो ये जो 5√5 और 11 का जो डिफरेंस है ये 0 से 1 के बीच में ही है। तो अगर आप इसकी कुछ पावर करेंगे 5√5 माइनस 11 की कुछ पावर करेंगे एन, तो वो नंबर भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो वो नंबर अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इसको अगर हमने एफ डैश माना है, तो हमारा जो एफ डैश है यहाँ पर भी ये ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में रहेगा। देखिए ये दोनों चीजें एफ और एफ डैश हमारे दोनों 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब आगे का काम बिल्कुल सेम जैसे लास्ट एग्जांपल में किया, इन दोनों एक्सप्रेशन को लिखेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो डिसाइड करना है। 5√5 प्लस 11 पावर एन को अगर हम एक्सपेंड करें तो पहली टर्म आएगी 5√5, सॉरी एन सी 0, 5√5 पावर एन, एन सी 0 5√5 पावर एन, प्लस एन सी 0 5√5 पावर एन माइनस 1 इंटू 11। नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास एन सी 2 5√5 पावर एन माइनस 2 एंड 11 स्क्वायर एंड सॉन। लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी एन सी एन 5√5 पावर एन, सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। इसी तरह से अगर आप दूसरा एक्सपेंशन लेंगे 5√5 माइनस, इसको देखो हमने क्या नाम दिया था, फर्स्ट वाले एक्सपेंशन को नाम दिया था आई प्लस एफ, ठीक है। उसको सेकंड वाले को हमने नाम दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ आई प्लस एफ। सेकंड वाला एक्सपेंशन को नाम दिया हुआ है हमने एफ डैश 5√5 माइनस 11 पावर एन। इसमें यही सेम टर्म्स होंगी, बस अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के साइन के साथ होंगी। माइनस एन सी 0 5√5 पावर एन माइनस 1 11 एंड प्लस एन सी 2 5√5 पावर एन माइनस 2 एंड 11 स्क्वायर। इसी तरह से लास्ट टर्म अपनी अकॉर्डिंग टू एन इवन या ऑड पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगी। एन सी एन माइनस
5√5, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दी मैंने, लास्ट टर्म में यहाँ पर हमारे पास आएगा 11 पावर n और यहाँ पे -11 पावर n, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये हमने लिख लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई एक काम करना है, मगर ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या सोच के करना है, किस हिसाब से डिसीजन लेना है कि ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो वो डिसीजन लेना होता है कि क्या करने से इर्रेशनल टर्म्स खत्म होंगी। जो हमारे पास फर्स्ट पिछला एग्जांपल था, एक बार मैं वहां ले चलता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म दिखाई दे रहा है n कुछ भी हो, पहली टर्म रैशनल और दूसरी टर्म इर्रेशनल थी, तो साफ साफ दिखाई दे रहा था ऐड करने से ये इर्रेशनल टर्म जो है वो खत्म हो जाएंगी, रैशनल टर्म्स बचेंगी। मगर इस केस में थोड़ा चेंज है, यहाँ पर हमारे पास n जो है ये हमें पता नहीं है। अब मैं पहली टर्म जो 5√5 पावर n है इसको नहीं बता सकता कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। अगर n की वैल्यू इवन हुई, सपोज कीजिए n की वैल्यू 10 हुई, तो 5√5 पावर 10 मिलेगा पहले पार्ट में, फर्स्ट टर्म में, वो रैशनल होगा। और दूसरे वाले में 5√5 पावर n-1 मिलेगा, वो इर्रेशनल होगा। बट अगर n हुआ ऑड तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो इरेशनल बनेगी, सेकंड टर्म रैशनल हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें टर्म रैशनल कौन सी है, इरेशनल कौन सी है, हम ये सीधा डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो इसमें दो केस बनाने पड़ेंगे। केस वन, जब हमारा n इवन है, ठीक है, जब n इवन है इस केस में बात करते हैं, फिर n ऑड के लिए बात करेंगे। जब n इवन है तो देखिए, जब हम इसमें n इवन है तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमें जो n सी 0 5√5 पावर n, ये n इवन है तो ये रैशनल टर्म है। उसी तरह से नेक्स्ट वाले में n सी 2 5√5 पावर n-2, 5√5, चलिए इसको हटा देते हैं, केस नंबर 2 हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, यहाँ कंजस्टेड हो जाएगा थोड़ा। तो ये 5√5 पावर n-2 n11 का स्क्वायर, इस तरह से ये मिलेंगे। अब ये जितनी भी टर्म मिलेंगी इसमें पावर n, n-2, n-4 इस तरह से होंगी 5√5 की, तो ये सारी टर्म रैशनल होंगी। वही सेम कहानी जो हमारे लास्ट एग्जांपल में थी। ये जो वैल्यू है अगर ये इंटीजर होगी, इसे मैं k लिख लूँ तो ये हमें 2k यानी कि इवन इंटीजर मिलेगा राइट हैंड साइड। i इंटीजर है, f और f डैश दोनों की वैल्यू देखिए 0 से 1 के बीच में है, f और f डैश दोनों के दोनों 0 से 1 के बीच में है। वही सेम लास्ट एग्जांपल वाली बात हो रही है, कुछ भी नया नहीं है। सेकंड केस में कुछ नया मिलेगा। तो यहाँ पर f प्लस एफ डैश हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर f प्लस एफ डैश 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और इसकी वैल्यू देखो, अगर 2k इंटीजर है, i भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर ही हो सकता है। अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू देखिए 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है, गलती से मैंने 0 से 1 लिख दिया था। तो अगर f प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है और वो इंटीजर है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी f प्लस एफ डैश की, वो है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर i की वैल्यू आ जाएगी 2k-1 यानी कि ऑड। तो एक चीज तो ये प्रूव करनी थी कि जब n इवन होगा तो i ऑड होगा, वो हो गया है। दूसरी चीज i प्लस एफ इंटू 1-f इज इक्वल टू 4 पावर n, ये प्रूव करना था। चलो इसके देखिए, i प्लस एफ का मतलब 7 प्लस 4√3, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने पिछले वाला लिख दिया, 5√5 प्लस 11 पावर n, ये हमारा i प्लस एफ था। 1-f हमारा f डैश होगा, क्योंकि f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू f डैश इज इक्वल टू 1-f होगी। और f डैश ये रहा हमारा 5√5 -11 पावर n, तो देखिए ये मिल जाएगा अपने को 4 पावर n।
पावर n ऊपर कर लीजिए, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी मिलेगा, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र मिल रहा है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र यानी कि 4 पावर n मिल रहा है। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 4 पावर n। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया जब n इवन होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जब n है ऑड हमारा। केस 2, इफ n इज ऑड। अब देखिए जब n ऑड है तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो इर्रेशनल होगी, और दूसरे वाली जो यहाँ पे n-1 इवन होने की वजह से ये रैशनल टर्म होगी, ये वाली टर्म फिर इर्रेशनल हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म इर्रेशनल है हमारी अगर n ऑड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो n अगर ऑड है तो ये टर्म इर्रेशनल है, हमेशा नहीं। तो हमें क्या करना था, ऐड या सब्ट्रैक्ट इस हिसाब से करना था कि इर्रेशनल टर्म खत्म हो। तो अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये वाली टर्म खत्म हो जाए, तो इसके लिए अब हमें इन दोनों को i प्लस एफ में से जो एफ डैश है इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ i प्लस एफ माइनस एफ डैश, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2 टाइम्स एन सी वन 5√5 पावर n माइनस 1 इंटू 11 प्लस एन सी थ्री 5√5 पावर n माइनस 3 इंटू 11 क्यूब एंड सो ऑन। ये वाली जो टर्म्स हमें मिलेंगी यहाँ पर n ऑड होने की वजह से n-1 n-3 ये सब इवन होंगे, तो 5√5 की जो पावर है वो इवन आएंगी। तो ये सारा का सारा जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में वो इंटीजर मिलेगा, और साथ में 2 का मल्टीपल भी है, मतलब 2k मिलेगा। ये वाली वैल्यू जो है हमारी इवन इंटीजर आएगी। अब राइट हैंड साइड इवन इंटीजर आ रही है, i प्लस एफ माइनस एफ डैश को देखें तो i भी इंटीजर है हमारा, तो इसका मतलब f प्लस एफ डैश ये मस्ट बी इंटीजर। ये भी इंटीजर ही हो सकता है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू लेगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू सेम नहीं आ पाएंगी, इक्वल नहीं हो पाएंगी। अब देखिए f लाई कर रहा है हमारा 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, और f डैश भी लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो अगर कोई पूछे कि आपको f माइनस एफ डैश कहाँ लाई करेगा, तो ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके f माइनस एफ डैश करके लिख दो 0 से 0, तो ये बिल्कुल गलत है। इनइक्वलिटी को सिर्फ और सिर्फ ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं। अगर हमें a लेस देन b दिया हो और c लेस देन d दिया हो तो आप ऐड तो कर सकते हो, a प्लस सी लेस देन b प्लस डी ये तो लिख सकते हो, मगर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते a माइनस सी लेस देन b माइनस डी, ये लिखना गलत है। इनइक्वलिटी में सिर्फ ऐड करना अलाउड होता है, वो ऐड भी इस तरह से स्मॉलर वैल्यू में स्मॉलर और लार्जर वैल्यू में लार्जर ऐड करना होता है, और इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे गलती से इनको ऐड मत कर देना, f और f डैश, सॉरी सब्ट्रैक्ट मत कर देना, f और f डैश को ऐड कर सकते हो। तो फिर ये f माइनस एफ डैश कहाँ से लाएं, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए f तो लाई कर रहा है हमारा 0 से 1, इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, इस वाले इन इक्वेशन को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, और इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इधर लिख दिया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, देखो सब्ट्रैक्ट तो यहाँ नहीं कर सकते थे, मगर अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। इनइक्वलिटी में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉलर में स्मॉलर साइड और लार्जर में लार्जर साइड ऐड की जाती है। तो यहाँ पर ऐड करने पर हमें f माइनस एफ डैश ये मिलेगा इन साइड -1 एंड 0। देखिए अब अगर f माइनस एफ डैश -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी -1 एंड 1 के बीच में, यहाँ पे 0 गलत लिखा। अगर f माइनस एफ डैश लाई करता है -1 और 1 के बीच में, और वो भी ओपन इंटरवल है, और साथ के साथ ही इंटीजर भी होना चाहिए, तो सोचो -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर मिलेगा, तो एक ही इंटीजर मिलेगा, f माइनस एफ डैश सिर्फ और सिर्फ 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो इस केस में आपको f माइनस एफ डैश इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि f इज इक्वल टू एफ डैश मिलेगा। अब देखिए अगर f माइनस एफ डैश 0 है तो i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2k
दैट इज इवन इंटीजर। तो देखिए इसमें जब n ऑड था तो हमें प्रूव करना था कि i इंटीजर जो है इवन इंटीजर होगा, वो प्रूव हो गया। तो ये एक चीज प्रूव होगी। दूसरा हमें क्या प्रूव करना था, i प्लस एफ इंटू एफ इज इक्वल टू 4k। ये सेकेंड पार्ट था। अब इसके लिए देखिए इस i प्लस एफ की जगह मैं लिख रहा हूँ, ये तो i प्लस एफ ही लिख रहने देता हूँ। ये जो बाहर f था हमारा, इस f की जगह पर अब मैं f डैश लिख लेता हूँ। अंदर वाले f को नहीं छेड़ा मैंने, वो एज इट इज लिखा। बाहर वाले f को मैंने f डैश लिख लिया, क्योंकि इस केस में f इज इक्वल टू एफ डैश है। तो लीजिए काम खत्म हो गया हमारा। ये था 5√5 प्लस 11 पावर n, और ये है 5√5 माइनस 11 पावर n। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर n ऊपर कर लीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 125 माइनस 121 दैट इज 4 पावर n हेंस फोर्थ। तो इस टाइप के एग्जांपल्स को हम इस तरह से कर सकते हैं। ये तो देखिए मैंने आपको समझाया है प्रॉपर तरीके से सारा प्रोसेस, तो इसमें इतना समय लगा है। मगर आपको इस क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आपको इसको करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ आई के बारे में पता करना है, इवन है या ऑड, तो सिंपल सा सोचिए कि ये जो हमारा आई प्लस एफ हमें दे रखा है, और आई माइनस और ये एक एफ डैश जो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों में ऐड करने से इरेशनल टर्म खत्म हो रही है या सब्ट्रैक्ट करने से। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचने से ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ऐड करने से इरेशनल टर्म खत्म होंगी तो आपको आई प्लस एफ डैश इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 2k मिलेगा, और एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू अपने को मिलेगी 1। तो इसका मतलब आई ऑड मिलेगा, आई की वैल्यू 2k माइनस 1 यानी कि ऑड वैल्यू मिलेगी। दूसरी बात, अगर सब्ट्रैक्ट करने से इरेशनल टर्म खत्म होती हैं तो उस केस में हमें मिलेगा आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू इवन इंटीजर, और उस केस में f माइनस एफ डैश सीधा याद रख सकते हो 0 मिलेगा, और f इज इक्वल टू एफ डैश मिलेंगे। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स अगर दिमाग में याद रख लोगे तो इन क्वेश्चन में आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में तो वैसे भी नहीं आते। ठीक है, मेंस वगैरह में अगर आपको करना है तो दिमाग में जल्दी से सोच सकते हैं, सीधा सीधा आप उसका रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1 आएगा, ये f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0 आएगा। n अगर आपका यहाँ पे इस केस में इवन या ऑड है तो दोनों केसेस अलग अलग बनाने पड़े, क्योंकि इररेशनल टर्म इसमें आगे थी। उस वजह से कौन सी टर्म रैशनल है कौन सी इररेशनल, वो n के इवन या ऑड होने पे डिपेंड कर रही थी। मगर जो पिछला एग्जांपल हमने किया जिसमें इररेशनल टर्म हमारी पीछे थी, ये वाला, ये देखिए, इस वाले में हमें n की कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट टर्म हमें 100% कंफर्म था कि रैशनल होगी, सेकंड टर्म इरेशनल होगी। तो ऐसे केस में तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, पता है सिर्फ ऐड ही करना है। ऐड करना है तो आई प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2k आएगा, तो हमारा एफ प्लस एफ डैश इस केस में जो है 1 आएगा, और एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एफ आएगा, या आई की वैल्यू ऑड आएगी। तो ये सारे चीज़ें अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आपको पूरा प्रॉपर एक एक स्टेप ऐसे लिख के करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस टाइप के एग्जाम्पल अब आपको मिलेंगे, उम्मीद है आपकी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे।